हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिनको मैं पूरी डिटेल के साथ आपको डिस्कस करवाऊंगी। अभी हाल फिलहाल में जिनका भी एलटी का जो एग्ज़ाम है, एलटी टैट का, उनके लिए ये प्रश्न रामबाण जैसे साबित होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास। 1 मिनट में यहाँ से पेन ले लूँ। प्रश्न नंबर 1 है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कामदेव जो है, इनका जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अतुल हो गया, मदन, मनोभाव, मार, समर, मनसीज। ठीक है। ये सारे जो आपके आते हैं, एक इनका ममथ आता है, मीन केतु आता है, मकर केतु आता है, मनोभाव, कंदर्प, अनंग, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अनंग जो है ये मतलब 1-2 एग्ज़ाम जो थे वहाँ पर भी इनका जो ये आपका अनंग जो है ना। 1 मिनट में पेन ले लूँ, है ना। अनंग जो है ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उरोज जो है ये स्तन का पर्यायवाची होता है। ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। उरोज जो है ये आपका स्तन का जो है ये पर्यायवाची आपका होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे सरोज की बात करें तो ये जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द से पहले मैं आपको बता दूं, शब्द 3 तरह के होते हैं। आपके रूढ़ होता है, यौगिक होता है, ठीक है, और एक आपका जो है योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये रूढ़ शब्द जिनका जोड़ने पर अर्थ होता है, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको जोड़ेंगे तब भी अर्थ है, तोड़ेंगे तब भी अर्थ है, दोनों तरफ से अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो किसी तीसरे ही अर्थ को व्यक्त जो है वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल। ठीक है। गोपाल क्या है आपका, यानी कि ये जो है आपका यौगिक शब्द होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें बाकी ये जो आपके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए परोपकार है ना। तो परो प्लस पकार क्या हुआ, मतलब इसको जोड़ेंगे तब तो इसका अर्थ है, अगर इसको अलग अलग कर रहे हैं तब इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये आपके आगे रूढ़ शब्द। ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें दशानन की, तो ये रावण को व्यक्त करता है, यानी कि आपका जो है ये योग रूढ़ शब्द हो गया आपका। ठीक है। और चतुर्मुख भी आपका कौन सा हो गया, ये भी आपका जो है वो योग रूढ़ शब्द जो है वो हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको निकालते हैं। मैंने इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो भी बना कर रखी है, अगर आप चाहें तो प्ले वहाँ पर जाकर जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जो है किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। राज्य जो है यहाँ पर पूछा गया है, गुजरात में जो है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है ये हुआ है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग जो था सबसे पहले गुजरात के जो राजा जय भट्ट थे, ठीक है, कौन थे, 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात है, राजा जय भट्ट हुए थे। ठीक है। उनके एक शिलालेख में जो था ये देवनागरी लिपि का प्रयोग जो था सबसे पहले हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है, निम्न में से अघोष अल्प प्राण, ठीक है, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। आपको बताना है अघोष अल्प प्राण ध्वनि जो है ये कौन सी है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क और तो जो है ना, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी अघोष अल्प प्राण ध्वनि जो है ये रहती है। ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए जैसे आपका ना मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और जो पंचम वर्ण होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। आप इस तरह से भी इसको जो है वो ले सकते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ। ठीक है। ये जो आपके होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो हैं मतलब वर्ग का पहला, तीसरा और आपका जो पंचम वर्ण है ये अल्प प्राण जो है वो होते हैं। ठीक है। अब ये जो अघोष वर्ण होते हैं ना, इनमें ऐसा होता है कि स्वर तंत्रियों में जब हम बोलते हैं तो इसमें जो है वो कंपन नहीं होता है। ठीक है। वर्ग का जैसे पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो आपका अघोष वर्ण जो है वो होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है क और तो जो है ये आपका अघोष वर्ण हो गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चुरत चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त जो है वो आपको अलंकार यहाँ पर बताना है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगति जो है यहाँ पे बताया गया। अच्छा, असंगति क्या है, मतलब जहाँ पर क्या होता है कि कारण, कार्य और स्थान आदि की नियम विरुद्ध स्थिति जो है वो बताई जाती है, मतलब वहाँ पे कोई भी नियम जो है उसका नहीं बताया जाता है। ठीक है। वहाँ पर आपका असंगति अलंकार होता है। ठीक है। मतलब असमान और असंगत घटनाएं ही वहाँ पर आपकी क्या करती हैं, संकेत जो हैं वो करती हैं। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको जो है वो आपका असंगति अलंकार जो है वो कहा जाता है। ठीक है। और अगर आगे हम बात करें यहाँ पर, ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है हमारा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग जो है ये कितने खंडों में विभक्त है। ये बहुत बार हमने प्रश्न जो है वो अपनी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। अपनी धरती अपने लोग जो है ये 2 खंडों में विभक्त है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। तो दूसरे ताजमहल में आपको पता है कौन जाना चाहता था, नासिरा शर्मा जी थे। वो ना दूसरे ताजमहल में रहना चाहती थी। कौन? नासिरा शर्मा। ठीक है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव जो था वो दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हाल फिलहाल में अभी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न जो है बराबर पूछा जाता है। आपका 8 का जो है ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी इन्होंने बोला था कि देवनागरी लिपि को हटाकर हम रोमन लिपि को जो है वो प्रचलित कर सकते हैं। तो ये सुझाव जो था सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है। कैंची किस भाषा का शब्द है। तो आपका 9 का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैंची तुर्क करती है, यानी कि तुर्की का, यानी कि ये आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आव अब आव हो जाता है। यहाँ कौन सी, यहाँ से तो आपको देख के अय आय आव ये जो शब्द आते हैं हमारे अयादी संधि में ही आते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, कि अयादी संधि में क्या होता है, हमने इसका क्या याद किया था, सूत्र था ना इसका है कि ए ओ और के बाद अगर कोई जो स्वर आता है, ठीक है, तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अब आव हो जाता है। तो ये अयादी संधि हो जाती है। सूत्र इसका ये है, इसका सूत्र यही है, ए ओ तथा ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, अगर इनके बाद कोई अलग स्वर आता है तो वो आपकी अयादी संधि जो है वो हो जाती है। दीर्घ को भी मैं आपको बता देती हूँ कि दीर्घ में क्या होता है, जब मतलब एक ही स्वर, ठीक है, मतलब जब एक ही स्वर के बाद जो है स्वर के 2 रूप जो है यानी कि ह्रस्व और दीर्घ जब एक दूसरे के बाद आ जाते हैं तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर बन जाते हैं, तो दीर्घ संधि कहलाती है। अब अगर बात करें कि अ या आ के बाद या ई हो तो दोनों ही ए होगा। ठीक है, ये इस तरह के जो है इनके नियम इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक वीडियो में ये भी मैंने आपका पूरा डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर आप देख लें जाके। ठीक है, आगे चलते हैं कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है। तो बोलती प्रतिमा का 1 मिनट में पेन ले लूँ। बोलती प्रतिमा की अगर बात करें तो आपका रेखा चित्र है ये। ठीक है, 1936 में इनके जो आपके जो श्री राम है ये इम्पॉर्टेंट हैं। 1936 तक हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन जो था ना, पहले ऐसा माना जाता है कि ये पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा था जो रेखा चित्र थे। ठीक है, और इनका जो संकलन रूप में इनको प्रस्तुत करने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है, ठीक है, वो किसको जाता है, पंडित श्री राम शर्मा को जाता है। अब जो इनकी बोलती प्रतिमा नामक जो संग्रह था ये 1927 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था आपने याद रखना है, 1927 में जो था ये प्रकाशित हुआ था, है ना। उनका ये संग्रह जो है रूसी लेखक बोले जाते हैं ऐसे तुर्गेनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित हैं। हिंदी में ये उनका बहुत चर्चित संकलित है, ठीक है, संकलन है बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा कि अगर बात करें कि 1936 तक जो था हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन प्राय कहाँ से होता था, पत्र पत्रिकाओं के रूप तक ही ये सम्मिलित था, मतलब सीमित था। ठीक है, उसके बाद जो था इसे अलग किया गया था और इसे जो था रेखा चित्र के रूप में जो था वो प्रकाशित करवाया गया था, है ना। आगे चलते हैं, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है कि भाषा के संबंध में, ठीक है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो आपको पता है कि भाषा जो है ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा जो है वो अनुकरण के माध्यम से जो है वो सीखी जाती है। ठीक है, आगे है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये कथन किस रचना से लिया गया है ये आपको जो है बताना है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे यार, ये ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मैला आंचल से लिया गया है ना। ये रेणु का लिखा गया आपका उपन्यास है। ठीक है, मैला आंचल जो है, और बहुत ही अच्छा, वैसे भी ये रेणु के ही प्रति परिकथा हो गया, रतिनाथ की चाची है ना, वलचनामा तो आपका जो है ये नागार्जुन का है, ये भी रतिनाथ की चाची भी आपका नागार्जुन का है। ठीक है, और मैलांचल जो है ये आपका रेणु का है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जाति की, क्योंकि इन्होंने एक अंचल
अंचल विशेष की बात की थी, आंचलिक उपन्यासकार ये मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये रेणुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। अब आपको बताना है कि ब्रज भाषा के आधुनिक काल, तो आपको पता है, ये देखते ही पता लग रहा है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये माने जाते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि मतलब आधुनिक ब्रज कवियों में रत्नाकर जी को ना मूर्धन्य स्थान मिला था। ये इन्होंने आधुनिक काल में ब्रज लिखने, मतलब ब्रज की कविताएं लिखने वाले ये पहले कवि जो थे माने जाते थे, ठीक है। और इनकी अन्य जो रचनाएं थी, जैसे भक्ति, नीति, श्रृंगार तथा वीरता संबंधी रीति पर भी इन्होंने जो थे वो कविताएं लिखी थी। और इनकी जो ब्रज भाषा के प्रयोग में ये रीति काल के श्रेष्ठ कवियों के जो है वो समकक्ष भी माने जाते हैं। जैसे इनकी अन्य रचनाएं हैं उद्धव शतक, है ना, जो कि 1929 में लिखी गई थी, गंगा अवतरण लिखी गई थी 1927 में, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र है, हिंडोला है, आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ भी आते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो आपको मृदुला गर्ग की ये जो है कहानी है आपकी, ठीक है। हरि बिंदी जो है ये किसने लगाई थी, मृदुला गर्ग ने जो थी वो लगाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ जो है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। क्या है इसका आंसर, सी, दुविधा में पड़ जाना। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर 17, हाँ नहीं, हाँ यही है, ठीक है। शेष कादंबरी उपन्यास के लेखक आपको बताना है कि कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है अलका साराभागी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद अगर उषा प्रियंवदा की बात करें तो इनका तो 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगे नहीं, राधिका रानी, शेष यात्रा, कबीर भय, उदास, अंतर्मन, है ना, इस तरह के आते हैं। मृदुला गर्ग की बात करें तो उनके जो है चितकोबरा है, वंशज है ना, उनके हिस्से की धूप है, अनित्य, मैं और मैं, है ना, इनके आते हैं। मन्नू भंडारी की बात करें तो आपका बंटी महाभोज जो है ये इनके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भभूति का मूल नाम क्या था, ठीक है। आपका भभूति का जो मूल नाम था ये था श्रीकंठ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। श्रीकंठ जो है ये किसका नाम है, भभूति का जो है मूल नाम जो है ये है आपका श्रीकंठ, ठीक है। भभूति की एक रचना आती है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो उत्तर रामचरितमानस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न नंबर 19 है हमारे पास, ठीक है। 19 की अगर बात करें, एक मिनट में इसको थोड़ा ये कर लूँ। 19 की बात करें तो कि राम की गाय बहुत काली है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि राम की गाय क्या है, बहुत काली है, ठीक है। वाक्य में काली शब्द क्या है। तो वाक्य में जो काली शब्द है वो है विशेषण, ठीक है, कि गाय की विशेषता है कि वो कैसी है, काली है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि राम की गाय बहुत काली है, इसमें बहुत काली जो है ये कौन सा विशेषण है, तब आपने बोलना था ये प्रविशेषण है, क्योंकि काली है पर कैसी है, बहुत काली है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ काली पूछा गया, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।